देखें, आज हम लोग बहुत ही संवेदनशील मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं और वह संवेदनशील मसला है भारत चीन विवाद। और इस भारत चीन विवाद का हालिया संदर्भ। लेकिन इस पर चर्चा शुरू करने के पहले दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जो भी आपके पूर्वाग्रह हों, जो भी प्रेजुडिस हों, भारत चीन संबंधों के संदर्भ में उनको आप बाहर छोड़ करके आवे और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर के सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए यह एक टॉपिक है, संवेदनशील मसला है। हमारे लिए यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के बहाने पिछले 3 दशकों के आने वाले बदलावों की हम पड़ताल करेंगे और पिछले 3 दशकों के बदलावों के साथ साथ हम इस बात की भी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है, समस्या क्यों आ रही है। और इस पूरी की पूरी चर्चा के क्रम में ना तो मेरी नजरों में सारा का सारा दोष चीन का है और भारत निर्दोष है, और ना ही मेरी नजरों में सारा का सारा दोष जो है वह भारत का है, चीन निर्दोष है। अगेन अगर मैं कहूं तो वर्तमान जो परिस्थितियां, वर्तमान परिदृश्य में जो समस्याएं उभर कर सामने आ रही, उन समस्याओं के लिए ना तो पूरी तरह से वर्तमान सरकार जिम्मेवार है और ना ही हमारी यह सोच है कि वर्तमान सरकार कोई मिरेकल करने जा रही है इस फ्रंट पर। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि थोड़ी देर के लिए हम अपनी धारणाओं को पीछे छोड़ें, पृष्ठभूमि में रखें और हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। आखिर समस्या आ कहां से रही है, समस्या क्यों आ रही है। और इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में इनिशियली मैं 2 चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा। पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर अमेरिकन परसेप्शन क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चीन के परसेप्शन क्या है, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भारत के परसेप्शन क्या है। जब तक इस हम परसेप्शन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए इन मसलों को समझ पाना मुश्किल होगा। और इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के संदर्भ में डिफरेंट परसेप्शन भारत, चीन और अमेरिका के जो हैं वो हमारे डिस्कशन में सबसे पहले आने जा रहे हैं। सेकेंड वन जिस पर हमें आपके साथ चर्चा करनी है वह है लास्ट 3 डिकेड्स
और ये पिछला 3 दशक जो है, इस पिछले 3 दशक को इंडियन पर्सपेक्टिव में देखना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पिछले 3 दशकों को देखना है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम पिछले 3 दशकों को देखेंगे तो एक उसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य होगा, और दूसरा जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होगा। पहले इन दोनों बिंदुओं को हम समझेंगे और फिर हम इन दोनों बिंदुओं को समझने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखें, 1991 जो है वह वैश्विक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बनकर आता, क्योंकि अगर आप देखें जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये 1990s के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ये हम यूएसएसआर के विघटन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, और सोवियत संघ के विघटन ने जिस शून्य को सृजित किया, क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम क्या पाते, यूएसएसआर के विघटन के साथ आप देखेंगे शीत युद्ध की समाप्ति होती है, और शीत युद्ध की समाप्ति का मतलब है पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के बीच का जो संघर्ष चल रहा, इस संघर्ष का अंत होता है। तो इसका मतलब यह है कि कहने के लिए कोल्ड वॉर फेज में 3 ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहे थे। कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसका नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था और चीन कर रहा था, और तीसरा जो ब्लॉक था कह लें वह गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला था। सैद्धांतिक रूप में इस तीसरे ब्लॉक से जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने खुद को इन दोनों गुटों से अलग रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन किया। स्वतंत्र विदेश नीति को इन्होंने अपनाया। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये कहने भर के लिए स्वतंत्र थे, क्योंकि अगर आप देखें नाम मूवमेंट से जो भी देश जुड़े रहे हैं, व्यावहारिक रूप में देखेंगे वो या तो अमेरिका की ओर टिल्टेड रहे हैं या सोवियत संघ की ओर टिल्टेड रहे। सॉफ्ट कॉर्नर उनका किसी न किसी के प्रति है, और जिनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है उनके प्रति उनकी पक्षधरता भी जो है वो टाइम टू टाइम दिखाई पड़ती है। और ये बातें जो मैं कह रहा हूं वह इंक्लूडिंग इंडिया कह रहा हूं, भारत सहित मैं ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखें तो उस फेज में भारत कहीं ना कहीं सोवियत संघ की ओर झुका हुआ है। आइडियोलॉजिकली भी, इकोनॉमिक पॉलिसी के स्तर पर भी देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर भी देखेंगे। यद्यपि कई बार सोवियत संघ के दबाव से मुक्त रहते हुए भी भारत आचरण करता दिखाई पड़ता है, लेकिन इन जनरल अगर बात करूं तो भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव जो है वह एक सच के रूप में सामने आता। तो व्यावहारिक धरातल भले 3 गुट थे, लेकिन अगर आप देखें
तो 1990 के दशक के पहले शीत युद्ध के दौर में व्यावहारिक रूप में प्रभावी तौर पर दो ही गुट दिखाई पड़ते, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, और इन दोनों गुटों का टकराव जो है वह अपने चरम पर होता। तो स्वाभाविक तौर पर अगर सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ जो है बिखर कर रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में साम्यवादी चुनौती जो है वह ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ती है। और कमजोर पड़ती है मैं नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं साम्यवादी गुट अपने ही अंतर विरोधों के शिकार होते हैं और अंतर विरोधों के शिकार होकर अंततः अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा पाने की स्थिति में नहीं होते, अपने अस्तित्व के लिए वे संघर्ष कर रहे होते। तो अब जो नई परिस्थिति सृजित हुई, उस नई परिस्थिति में अगर हम जाकर के देखें तो उस नई परिस्थिति में हम यह पाते हैं कि अमेरिका जो है वह, इसका वर्ल्ड विजन क्या है? तो अमेरिका का वर्ल्ड विजन है यूनिपोलर वर्ल्ड का, अर्थात अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना को लेकर चल रहा। वह चाहता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण जो शून्य सृजित हुआ है, उस शून्य को उसके द्वारा भरा जाए और इस विघटन के अधिकाधिक लाभों को वह अपने राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में भुनाने की हर संभव कोशिश करे। तो अमेरिका जो है ऐसे यूनिपोलर वर्ल्ड के ड्रीम को लेकर आता है जो अमेरिका द्वारा डोमिनेटेड हो, जहां पर अमेरिकन डोमिनेंस हो। और अमेरिका का जो यह यूनिपोलर वर्ल्ड का सपना है, उस यूनिपोलर वर्ल्ड के सपने को चुनौती मिलती है किसके द्वारा? तो इसे चुनौती मिलती है चीन के द्वारा। चीन यह चाहता है कि वर्ल्ड जो है बाइपोलर ही बना रहे। तो चीन का जो सपना है वह बाइपोलर वर्ल्ड का है, अर्थात चीन की इच्छा है कि जैसे शीत युद्ध के दौर में दुनिया द्विध्रुवीय थी, शीत युद्ध के पतन के पश्चात, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात की भी जो दुनिया हो वह द्विध्रुवीय हो, वहां पर भी दो ध्रुव हो, एक ध्रुव जिसका नेतृत्व अमेरिका करे और दूसरा ध्रुव जहां पर कहीं न कहीं सोवियत संघ के विघटन के कारण जगह स्थान खाली हुआ है, वह स्थान चीन के द्वारा भरा जाए। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम जाकर के देखें तो कहीं न कहीं चाइना जो है, चाइना ने पिछले 3 दशकों के दौरान अमेरिकी यूनिपोलर वर्ल्ड के विजन को अपने बाइपोलर वर्ल्ड के विजन के जरिए चुनौती देने की कोशिश की। और अगर आप देखें तो चाहे अमेरिकन यूनिपोलर वर्ल्ड का विजन हो या फिर चाइनीज बाइपोलर वर्ल्ड का विजन, इन दोनों विजन में जाकर के देखें तो भारत के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ता। इन दोनों के लिए के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ता। और यहां पर दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि क्यों 1990 के दशक में चीन जिस बाइपोलर वर्ल्ड के विजन को लेकर चल रहा है, उसके लिए परिस्थितियां कहीं ज्यादा अनुकूल हैं बनिस्पत की भारत के लिए, जो कि यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड से इतर मल्टीपोलर वर्ल्ड के विजन को लेकर के चल रहा है। तो भारत का जो सपना है, भारत बहुध्रुवीय विश्व के सपने को लेकर के चल रहा है। अब थोड़ा सा इस स्थिति को समझने की कोशिश करें। नहीं, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात
आप देखेंगे पूरा का पूरा पूर्वी यूरोप का अधिकांश हिस्सा जो है वह वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में है। लैटिन अमेरिका 80 के दशक के आरंभ तक वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में था। तो आप अगर देखेंगे तो जो लेफ्टिस्ट वर्ल्ड है, जो वामपंथी गुट हैं, दरअसल उनके संकट की शुरुआत, उनके अंतर्विरोध 1980 के दशक के आरंभ में ही दिखने लगते। आप अगर देखें अर्ली 1980s में लैटिन अमेरिकन क्राइसिस की शुरुआत मैक्सिको से होती है, और लैटिन अमेरिकन क्राइसिस की शुरुआत जब मैक्सिको की होती है तो मैक्सिको से यह क्राइसिस शुरू होकर के पूरे के पूरे कहां तक फैलता चला जाता, लैटिन अमेरिका में फैलता चला जाता। और उसी लैटिन अमेरिकन क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए वाशिंगटन कंसेंसस का नाम आपने सुना होगा। वाशिंगटन कंसेंसस जो कि वर्ल्ड बैंक नंबर 1, नंबर 2 IMF और नंबर 3 अमेरिका, इन तीनों के द्वारा वाशिंगटन कंसेंसस तैयार किया गया। और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो हेडक्वार्टर है कहां है, वाशिंगटन में है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो यही वह पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में लेफ्टिस्ट वर्ल्ड के अंतर्विरोधों का फायदा उठाते हुए पूंजीवादी गुटों ने आर्थिक नवोदारवाद की संकल्पना जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की, और आर्थिक नवोदारवाद के नाम पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के एजेंडे को पहले लैटिन अमेरिकन देशों पर थोपने का प्रयास किया, और फिर आगे चलकर पूरी की पूरी दुनिया पर उस एजेंडे को थोपने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां कैपिटलिस्ट ब्लॉक के लिए, पूंजीवादी गुटों के लिए अनुकूल है, और अमेरिका जिस पूंजीवादी गुट को नेतृत्व प्रदान कर रहा, उसकी स्थिति इस परिदृश्य में कहीं ज्यादा मजबूत होगी। नंबर 2, अगर चीन के कंटेक्स्ट में देखें तो चीन के कंटेक्स्ट में देखें तो चाइना आज के डेट में देखेंगे तो कहने भर के लिए चीन जो है साम्यवादी देश है। पॉलिटिकल सिस्टम उसका भले साम्यवादी दिखाई पड़े, लेकिन पूरे की पूरी उसकी इकोनॉमी पर अगर आप गौर करें तो वह कैपिटलिज्म की ओर ओरिएंटेशन रखता है। और पूंजीवाद और मतलब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का यह बैलेंस जो है चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट के परिप्रेक्ष्य में डिफाइन किया गया है। तो चीन 1978 में अपने इकोनॉमी को ओपन करता है। इकोनॉमी के रिफॉर्म की प्रक्रिया 1978 में चीन के द्वारा शुरू की जाती, और थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप चीजों को विजुअलाइज करने की स्थिति में हो, इसके लिए मैं यह बतलाना चाहूंगा कि जो काम भारत में 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में राव मनमोहन मॉडल के जरिए किया गया, आर्थिक सुधारों की जिस प्रक्रिया को शुरू किया गया और आर्थिक सुधारों के नाम पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, आर्थिक सुधारों की यह कोशिश जो है वह आपको चीन में 1978 में शुरू होती। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे तो यह अंतर लगभग 1978 से और 1991 के बीच का अंतर है। करीब करीब भारत और चीन में आपको आज जितना फर्क दिख रहा, उस फर्क को आधार प्रदान करने में 13 वर्षों के इस अंतराल की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, यह अंतराल जो है वह केवल 13 वर्षों का अंतराल नहीं है। यह अंतराल व्यावहारिक धरातल पर यह गैप और बड़ा गैप है। क्यों यह और बड़ा गैप है? तो इसको समझें। चीन ने
चीन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाने के पहले दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला महत्वपूर्ण काम जो किया, 1960s में ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति चीन के द्वारा अपनाई जाती है और ग्रेट लीप फॉरवर्ड की इस नीति के तहत जो है, आप अगर देखें तो चीन अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करता है और चीन के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम यह होता कि चीन की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सरप्लस क्रिएट करने की स्थिति में होती और चीन की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने जो सरप्लस क्रिएट किया, उस सरप्लस ने 1978 ऑनवर्ड्स, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी को अपनाया जाता है, तो 1978 ऑनवर्ड्स इसने चाइना के इंडस्ट्रियलाइजेशन में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई। नंबर 1। नंबर 2, जबकि अगर इसके सापेक्ष भारत को देखें तो इसके सापेक्ष भारत में ये चीजें होती हुई नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के रिफॉर्म की दिशा में 1991 में भारत ने जब कदम बढ़ाया तो उसने उसके पहले अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करते हुए उसने एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट किया, जो सरप्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता था। तो दूसरा बड़ा फर्क भारत और चीन के बीच यहां पर दिखाई पड़ता। तीसरा बड़ा फर्क जो दिखाई पड़ता है, वह तीसरा बड़ा फर्क आपको दिखाई यह पड़ता कि अर्ली 1970s में चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन होता है डेंग जियाओपिंग के द्वारा, और ये जो कल्चरल रिवॉल्यूशन होता है, इस कल्चरल रिवॉल्यूशन ने चाइनीज माइंडसेट को बदलने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई। इस कल्चरल रिवॉल्यूशन के माध्यम से चाइना के सोशल माइंडसेट को उस इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए तैयार करने का प्रयास किया गया जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म की आधारशिला 1978 में रखी गई। और 1978 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में जो पहल की, उस पहल के पहले उसने प्रॉपर होमवर्क किया और उस प्रॉपर होमवर्क का परिणाम यह है कि चीन दुनिया की पहली महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है जिसने लगभग 3 दशकों तक डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और नियर अबाउट डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंश्योर किया है। डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को उसने अचीव किया है। और चाइना का जो रिसर्जेंस है, चाइना का जो आर्थिक उभार है, चाइना के इस आर्थिक उभार ने चाइना के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाइना के राजनीतिक उभार और कूटनीतिक उभार को आधार प्रदान करने का काम किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इसको समझने की कोशिश करें। चाइना का जो यह आर्थिक उभार होता और चाइना के इस आर्थिक उभार ने चाइना के जिस राजनीतिक कूटनीतिक उभार को संभव बनाया, इसने चीन के कूटनीतिक महत्वाकांक्षा को जन्म दिया और चाइना को लगा कि वह अपनी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तब तक पूरा नहीं कर सकता है जब तक उसके द्वारा नवल पावर के क्षेत्र में अपनी मजबूत और प्रभावी उपस्थिति को दर्ज नहीं करवाया जाए। तो डबल डिजिट ग्रोथ रेट ने
जिस आर्थिक सक्षमता को जन्म दिया, चाइना को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में तब्दील किया, चीन ने धीरे धीरे अपने उस आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल, अपनी उस आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल जो है खुद को नेवल पावर के रूप में स्थापित करने के लिए करना शुरू किया। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन खुद को महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति के रूप में रूपांतरित कर चुका है। आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, चीन के ज्योग्राफिकल लोकेशन पर आप गौर करें। देखिए, चीन की जो सबसे बड़ी सीमा है ना, चीन की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इंडियन ओशियन तक चीन की सीधी पहुंच नहीं है, और इंडियन ओशियन में जिसकी मजबूत एवं प्रभावी उपस्थिति होगी वह दुनिया पर अपने प्रभाव को कायम करने में कहीं अधिक सक्षम होगा। आज के कंटेक्स्ट में चाइना के नेवल प्रेजेंस को देखें, चीनी सैनिकों की उपस्थिति को देखें, तो चीन लगातार दो क्षेत्रों में अपनी मजबूत और प्रभावी नौसैनिक उपस्थिति को दर्ज करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। साउथ चाइना सी में, पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर वह दावा ठोकता हुआ दिखाई पड़ रहा, और वहां का ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसा है कि वह ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वह चीन की स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता हुआ आता। दूसरी ओर देखें तो चीन इंडियन ओशियन तक अपने डायरेक्ट पहुंच ना हो पाने की सीमा से वाकिफ है, और कहीं न कहीं चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरतों से भी वाकिफ है। तो इसके मद्देनजर अगर आप देखें तो चीन ने इंडियन ओशियन में अपने प्रभाव को सुनिश्चित करने की कोशिश की, और इसी के मद्देनजर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अवधारणा उभर करके आती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अवधारणा उभर करके सामने आती है, मोतियों की माला। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए चाइना क्या कर रहा, तो आप चले जाएं बांग्लादेश में, चले जाएंगे तो चटगांव, म्यांमार में चले जाएंगे तो सितवे, म्यांमार में ही चले जाएं तो उसने कोको आइलैंड को लीज पर लेकर के जो है वहां पर अपने नेवल बेस को स्थापित किया है। श्रीलंका में चले जाएं तो हेम्बेन टोटा, मालदीव में अगर चले जाएं तो वहां पर भी माली, नेक्स्ट मूव करेंगे तो बलूचिस्तान में चले जाएं, कराची बलूचिस्तान में तो ग्वादर। तो इसके जरिए जो है वह इंडियन ओशियन में अपनी मजबूत और प्रभावी उपस्थिति को दर्ज करवाने की कोशिश में लगा हुआ है, और केवल इसी की कोशिश में नहीं लगा है, बल्कि एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो वन रोड वन बेल्ट के बारे में आपने सुना होगा। बाद में यह जो है BRI में कन्वर्ट हो जाता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो हमने बात की वह मेरीटाइम रूट का आधार तैयार करता है, इंटरनेशनल मेरीटाइम रूट का आधार तैयार करता, ऐसे मेरीटाइम रूट का आधार तैयार करता है जहां पर जिस पर चीन की मजबूत एवं प्रभावी उपस्थिति हो। साथ ही एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो चीन जो है काराकोरम हाईवे होते हुए जो है एक पूरे के पूरे इकोनॉमिक बेल्ट को डेवलप करना चाहता, जो इकोनॉमिक बेल्ट सेंट्रल एशिया होते हुए जो वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया होते हुए जो है ईस्टर्न यूरोप तक यूरोपियन कंट्री तक पहुंचता। और वन रोड वन बेल्ट की जो यह संकल्पना है, इसके जरिए चीन खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लगा है।
तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या आपको नहीं लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर जो अमेरिकन विजन है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर जो चाइनीज विजन है, ये दोनों के दोनों विजन जो हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। क्योंकि चाइनीज विजन का अगर रियलाइजेशन होता है तो चाइनीज विजन के रियलाइजेशन की स्थिति में अमेरिकन विजन को झटका लगेगा, और अमेरिकन विजन का अगर रियलाइजेशन होता है तो बाइपोलर वर्ल्ड के जरिए खुद को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का जो चीन का सपना है, चीन के उस सपने को झटका लगेगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अमेरिका, चूंकि अपर हैंड अमेरिका क्या है, और चूंकि अपर हैंड अमेरिका क्या है, तो अमेरिका हर स्थिति में क्या चाहेगा? अमेरिका हर स्थिति में चाहेगा कि वह चीन को एशिया से बाहर निकलने से रोके। और अगर अमेरिका चीन को एशिया से बाहर निकलने से रोकना चाहेगा तो एशिया में कौन सी शक्ति है जो चीन को इंगेज करने में समर्थ है? एशिया की कौन सी शक्ति है जो चीन को एशिया में ही चेक करने में समर्थ है? तो वह शक्ति है भारत की, वह शक्ति है भारत की। क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच जो है, मतलब इनिशियल स्टेज में ही पंचशील और पंचशील के जरिए 1954 में पंचशील और पंचशील के जरिए हिंदू चीनी भाई भाई का जो रोमांटिक उछाल आता है द्विपक्षीय संबंधों में, 1959 तक आते आते उसे झटका लगना शुरू होता और 62 तक आते आते वह धराशायी हो जाता है। 62 तक आते आते भारत और चीन आमने सामने होते हैं और आमने सामने की उस लड़ाई में भारत को मुंह की खानी पड़ती है। नेहरू जो कहीं न कहीं आइडियलिस्ट थे, नेहरू जिनका रुझान कहीं न कहीं विदेश नीति के मामले में एक रोमांटिक रुझान दिखाई पड़ता है, उनको जबरदस्त झटका लगता है। और यह माना जाता है कि 1962 में चीन ने जो झटका दिया, अंततः उस झटके ने नेहरू की मौत का आधार तैयार किया। लेकिन अगर आप देखें तो 1962 के वार ने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐसे मिसट्रस्ट को जन्म दिया, एक ऐसे अविश्वास को जन्म दिया, जिस अविश्वास से, जिस मिसट्रस्ट से, जिस ट्रस्ट डेफिसिट को रिस्पॉन्ड कर पाने में आज तक ना भारत सक्षम हो सका, ना आज तक चीन सक्षम हो सका। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट जो है 1962 के वार की लिगेसी है, जिस लिगेसी को कैरी ऑन करने के लिए भारत और चीन, ये दोनों के दोनों देश अभिशप्त हैं। और वह ट्रस्ट डेफिसिट ना चीन को भारत पर विश्वास करने दे रहा, ना भारत को चीन पर विश्वास करने दे रहा है। नंबर 1, अमेरिका ने इस बात को समझा, अमेरिका ने इस बात को समझा कि चीन और भारत दोनों के कूटनीतिक हित जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हुए आते हैं, और एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट चीन और भारत के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट चीन और भारत के बीच संबंधों को कभी सामान्य नहीं होने देगा। और यही वह पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में अमेरिका ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को अपने फेवर में कैपिटलाइज करने की रणनीति तैयार की और अपने यूनिपोलर वर्ल्ड के विजन को
व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए चीन को एशिया के दायरे में सीमित रखना चाहा और चीन को एशिया के दायरे में सीमित रखने के लिए उसने भारत का इस्तेमाल करना चाहा। यहां पर इस बात को ध्यान रखें, जहां चीन और भारत के हितों के बीच प्रत्यक्ष टकराहटें दिखाई पड़ती, ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऐसा सीमा विवाद है जो रह रहकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव की परिस्थितियों को निर्मित करता हुआ आता और वे तनाव की परिस्थितियां बार बार टकराव की ओर ले जाती हैं। लेकिन ऐसी कोई स्थिति अमेरिका और भारत के बीच नहीं दिखाई पड़ती। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सोवियत संघ की भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हितों में उतनी उपयोगिता नहीं रह जाती जितनी उपयोगिता अमेरिका की दिखाई पड़ती। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि 1991 में देखें, फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो ही प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जिन्होंने आजाद भारत की विदेश नीति की आधारशिला तैयार की, वह आधारशिला तैयार की जिस आधारशिला पर भारत की विदेश नीति 1991 के पहले तक चलती रही। और दूसरे प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव, जिनके ड्यू को देने के लिए, जिन्हें क्रेडिट देने के लिए स्वयं उनकी ही पार्टी तैयार नहीं है। नरसिम्हा राव ने भारत की विदेश नीति को नेहरूवियन मॉडल से दूर ले जाने का काम किया और भारत की विदेश नीति के केंद्र में उन्होंने यथार्थवाद को लाकर प्रतिष्ठित कर दिया, जिसका परिणाम यह होता कि भारत की विदेश नीति 1991 के बाद यथार्थवाद की ओर अग्रसर होती चली जाती। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका कोल्ड वॉर के फेज में भारत सोवियत संघ की निकटता को लेकर आशंकित रहता था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका की आशंका दूर होती है और फिर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कारगिल वॉर की, मतलब आप कह लें पोखरण एक्सप्लोजन, और पोखरण एक्सप्लोजन के बाद कारगिल वॉर की पृष्ठभूमि में कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के निकट आते चले जाते। यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात को। भारत भले ही मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना देख रहा, भले ही तकनीकी रूप से देखें तो भारत के मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन अमेरिकन यूनिपोलर वर्ल्ड के विजन से टकराता हो, लेकिन अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत का जो है वह पूरे वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वैसी महत्वाकांक्षा नहीं है जैसी महत्वाकांक्षा चीन की है। भारत ऐसी महत्वाकांक्षा के साथ नहीं जी रहा जो कल अमेरिकी हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर सके। इसलिए भारत का मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत को एक विशिष्ट पहचान दिलाने तक सीमित है, न कि वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने के विजन के। और इसलिए भारत के मल्टीपोलर वर्ल्ड के विजन और अमेरिका के यूनिपोलर वर्ल्ड के विजन में कोई टकराहट नहीं। नंबर 2, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं न कहीं भारत और चीन, भारत अमेरिका के लिए उपयोगी है चीन को एशिया तक सीमित करने में, और अमेरिका भारत के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि भारत अपने दम पर चीन को चेक कर पाने की स्थिति में नहीं है।
इस बात को भारत भी अच्छी तरह से जानता है और इस बात को चीन भी अच्छी तरह से जानता है और अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है। चीन अच्छी तरह से जानता है कि भारत उसके लिए खतरा तभी बन सकता है जब भारत के साथ अमेरिकन फैक्टर ऐड हो। जब तक अमेरिकन फैक्टर एडेड नहीं है चीन को प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अमेरिकन फैक्टर भारत के साथ ऐड होता चीन की परेशानियां जो है बढ़ती चली जाती। अब यहीं पर थोड़ा सा रुक करके देखें। आपने देखा कि यहां पर भारत और अमेरिका के बीच जो है कोलैबोरेशन की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। नहीं, थोड़ा सा यहां पर हम रुके, चीन और भारत के एशिया विजन को देखें। चीन का एशिया विजन क्या है और भारत का एशिया विजन क्या है। अगर चीन के एशिया विजन को आप देखें तो चीन यूनिपोलर एशिया चाहता है। यूनिपोलर एशिया जिसमें चीन का डोमिनेंस हो। जबकि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इंडिया बाइपोलर एशिया चाहता है, जिस बाइपोलर एशिया में दो एशियन पावर हो, एक चीन और दूसरा भारत। एक चीन और दूसरा भारत। एशियाई महाशक्ति के रूप में भारत खुद को चीन के समानांतर स्थापित करना चाहता है और एशियाई महाशक्ति के रूप में अगर भारत को खुद को चीन के समानांतर स्थापित करना है तो उसके लिए भारत को अमेरिका के सहयोग की जरूरत है। और अगर अमेरिका को चीन को एशिया तक सीमित रखना है तो एशिया में चीन को कंटेन करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। यहां पर अगर आप देखें तब भारत जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना जरूर देख रहा, लेकिन भारत की चाह मल्टीपोलर एशिया की नहीं है। भारत की चाह जो है बाइपोलर एशिया की है और एशिया में भारत चीनी महत्वाकांक्षा के रास्ते में एक बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित होता। और अगर एशिया में भारत चीनी महत्वाकांक्षा के रूप में बड़ी चुनौती है तो इसके लिए आवश्यकता किस बात की होगी? इसके लिए आवश्यकता इस बात की होगी कि चीन भारत को एशियाई महाशक्ति के रूप में उभरने से रोके और चीन भारत को एशियाई महाशक्ति के रूप में उभरने से कब रोक सकता? चीन भारत को एशियाई महाशक्ति के रूप में उभरने से तब रोक सकता है जब वह भारत को दक्षिण एशिया में उलझा कर रखे। और चीन भारत को दक्षिण एशिया में उलझा करके कब रख सकता? भारत चीन को दक्षिण एशिया में उलझाए रखने में कब समर्थ है? तो भारत चीन को दक्षिण एशिया में उलझाए रखने में भारत को दक्षिण एशिया में उलझाए रखने में तभी समर्थ होगा जब दक्षिण एशिया में भारत के समानांतर एक शक्ति को खड़ा किया जा सके। और दक्षिण एशिया में भारत के समानांतर जो शक्ति खड़ी हो सकती है वह शक्ति कौन है? पाकिस्तान। भारत की कमजोर कड़ी क्या है? भारत की कमजोर नस क्या है? तो भारत की कमजोर नस है कश्मीर। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान उलझे पड़े हुए हैं। इसलिए देखें, भारत को दक्षिण एशिया में उलझाए रखने के लिए चीन पाकिस्तान को लगातार सह देता है और पाकिस्तानी चीन की सह पर पाकिस्तान भारत को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगा हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन अगर आप देखें तो आपने यह देखा कि 1999 का जो वार था, कारगिल युद्ध था, उस कारगिल युद्ध ने दक्षिण एशिया में
भारत की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया, भारत की श्रेष्ठता को सुनिश्चित कर दिया। और कारगिल युद्ध ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने दम पर या चीन के परोक्ष सहयोग से भारत को दक्षिण एशिया में कंटेन करने की स्थिति में नहीं। तो उस स्थिति में देखेंगे चाइना ने रणनीति क्या तैयार की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए, मोतियों की माला के जरिए भारत को हिंद महासागर की तरफ से मेरीटाइम रूट से घेरने का प्रयास किया और जो ओल्ड सिल्क रूट था, ओल्ड सिल्क रूट को रिवाइव करते हुए, इकोनॉमिक बेल्ट को रिवाइव करते हुए इसने लैंड रूट से भारत को घेरने की रणनीति तैयार की। और इसी के मद्देनजर अगर आप देखें तो उसने भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश थे, उन निकटतम पड़ोसी देशों में भारी मात्रा में निवेश करना शुरू किया, विशेष करके निकटतम पड़ोसी देशों के भौतिक अवसंरचनाओं के क्षेत्र में। बांग्लादेश में चीन ने निवेश करना शुरू किया, म्यांमार में चीन ने निवेश करना शुरू किया, श्रीलंका में चीन ने निवेश करना शुरू किया, मालदीव में निवेश करना शुरू किया, पाकिस्तान में वो पहले से निवेश कर रहा है, अफगानिस्तान में उसने सक्रियता दिखानी शुरू की। और इस तरीके से उसने भारत के पड़ोसी देशों की राज्य सरकारों को येन केन प्रकारेण प्रभावित करके भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अख्तियार की। आज के जो घटनाक्रम है पिछले 2-3 दिनों के, इन घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो जिस दिन यह खबर आती है कि भारत के 20 जवान जो हैं शहीद हो गए लद्दाख रीजन में, उसी दिन आप देखेंगे तो पाकिस्तान में आईएसआई के हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग होती है। और ऐसा माना जा रहा है कि कारगिल वार के समय परवेज मुशर्रफ ने जो हाई लेवल मीटिंग की थी, उसके बाद पहली बार आईएसआई के ऑफिस में हाई लेवल की यह मीटिंग हो रही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इन घटनाक्रमों के पहले आपने भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा, नेपाल पुलिस की तरफ से गोलीबारी हुई जिसमें कुछ भारतीय मरे और कुछ घायल हुए। उसके पीछे भी देखें जो चीनी हाथ की बात की गई। एनआरसी और सीएए के मसले पर भारत और बांग्लादेश के संबंध पहले से प्रभावित हैं, उनके बीच पहले से विवाद की स्थिति बनी हुई है। म्यांमार को अगर आप देखें तो म्यांमार के सैन्य तंत्र पर चीन ने अपना प्रभाव कायम कर रखा है और अब मोटिवेट करने की बजाय चीन ने इतना म्यांमार में इस इन्वेस्टमेंट किया है कि अब वह दबाव की रणनीति का सहारा वहां पर ले रहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो संकट है गलवान वैली में, यह संकट ऐसे समय में उत्पन्न हुआ है जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जब भारत पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, जब भारत हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है, जब भारत में अगर आप देखें तो पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध जो है वह कहीं न कहीं इक्के दुक्के अपवादों को छोड़ दें तो बॉटम पॉइंट पर खड़े दिखाई पड़ते। तो यह वह पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि भारत, अमेरिका और चीन, इन दोनों इनके बीच जो है तनाव की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। और यहां पर एक और चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर 1999 एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है तो 2014
दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में सामने आता। 1999 से कोल्ड वॉर की लीगेसी से भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जो है वह बाहर निकलना शुरू करता है और 1999 से लेकर 2014 तक देखेंगे भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जो है में प्रगाढ़ता आती चली जाती है, प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता के बढ़ने का मतलब भारत के द्वारा चेक एंड बैलेंसेज को ओवरलुक करना नहीं है। प्रगाढ़ता के बढ़ने का मतलब भारत द्वारा भारत का अमेरिका के पिछलग्गू में परिणत हो जाना नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें 1999 से 2014 के दौरान भारत और दृढ़तापूर्वक अमेरिका के विरोध में खड़ा रहा है और कई बार बायलैटरल रिलेशन में भी देखेंगे भारत के विरोध के मद्देनजर भारत के दबाव के समक्ष अमेरिका को झुकना पड़ा है। लेकिन 2014 के बाद के परिदृश्य में देखें तो जिस सामंजस्यपूर्ण संतुलन का निर्वाह 1999 से 2014 तक किया गया, और ध्यान रखेंगे 1999 से 2014 तक में एनडीए की सरकार एक टर्म रही है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेतृत्व प्रदान किया, और मनमोहन सिंह जी की सरकार 2 टर्म रही है। और इन 15 वर्षों के दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में आपको कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ती, चेक एंड बैलेंसेज मौजूद दिखाई पड़ते और भारत बहुत हद तक स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन करता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन 2017 के बाद अगर आप देखें तो 2014 के बाद देखेंगे भारत इस चेक एंड बैलेंसेज को ओवरलुक करता हुआ दिखाई पड़ता। और जब भारत इस चेक एंड बैलेंसेज को ओवरलुक करता है और खुद को अमेरिका पर निर्भर बनाता चला जाता है, तो वहां से देखेंगे भारत चीन द्विपक्षीय संबंध में तनातनी जो है वह बढ़ती चली जाती है और भारत की विदेश नीति जो है वह कहीं न कहीं अपनी स्वतंत्रता खोती चली जाती है। मतलब हमने पिछले 6 वर्षों के दौरान अमेरिका पर दांव लगाया और इन 6 वर्षों के दौरान अगर आप देखें, अगर आपकी घटनाक्रमों पर नजर हो तो अमेरिका ने कई बार हमें झटका दिया है और जब जब अमेरिका ने हमें झटका दिया है हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ी। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है अभी गलवान वैली में जो घटना घटी है। आप देखें 48 घंटे से ज्यादा समय गुजर गए, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा के समय के गुजरने के बावजूद आप अगर देखें तो अमेरिका सहित वैश्विक महाशक्तियों की इस पर किसी प्रकार की सीरियस प्रतिक्रिया आपको दिखाई पड़ती है क्या? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भारत ने जिस रणनीति के तहत कदम आगे बढ़ाया वह रणनीति काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत की रणनीति बैकफायर करती दिखाई पड़ रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं न कहीं चीन प्रोपगंडा वार में भी, इंफॉर्मेशन वार में भी आगे निकलता दिखाई पड़ रहा है और कहीं न कहीं हम अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचा पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन पर कूटनीतिक दबाव निर्मित कर पाने में अब तक हम असफल रहे।
यहां पर ध्यान रखेंगे एक बात, क्योंकि यहीं से दूसरे डायमेंशन की ओर हम मूव करेंगे। 1978 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म ने चीन के आर्थिक उभार को संभव बनाया और चीन के उस आर्थिक उभार ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में चीन को प्रस्तुत करने और चीन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई। हमने इस रिफॉर्म की प्रक्रिया को 1991 में शुरू किया, चीन के करीब करीब 13 वर्ष बाद। और जहां चीन ने प्रॉपर होमवर्क करने के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में पहल की, वहीं पर हमने 1990-91 के खाड़ी संकट की पृष्ठभूमि में मजबूरी में भुगतान संतुलन के संकट का सामना करने के क्रम में मजबूरी में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाए। वह होमवर्क हमने नहीं किया जो होमवर्क चीन ने किया था, और इसका परिणाम यह होता, भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए वे अर्बन सेंट्रिक रहे, शहर केंद्रित सुधार रहे, और इन शहर केंद्रित सुधारों में प्राइमरली देखें तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म सेंटर में रहे और कुछ सर्विसेज सेक्टर के रिफॉर्म को भी प्राथमिकता मिली। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वह नेग्लेक्टेड रहा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की प्रक्रिया को ओवरलुक किया गया और इसलिए भारत में एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह संभव, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं हो पाया। इसलिए देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत के संदर्भ में वैसा परिणाम दे पाने में समर्थ नहीं रहा जैसा परिणाम इसने चीन के संदर्भ में दिया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे एक दशक गुजरते गुजरते इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के पॉजिटिव परिणाम सामने आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में तेजी आती है और भारत डेवलपिंग इकोनॉमी से इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में अपनी पहचान बनाता हुआ आता, और इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में उसकी पहचान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति को भी संभव बनाया। यद्यपि वह मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यवस्था को उन रूपों में प्रभावित करने वाली नहीं रही जिन रूपों में चीन को प्रभावित करने वाली रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की ऐसी पहचान जरूर निर्मित हुई जिस पहचान का फायदा उठाकर भारत अपने कूटनीतिक हितों की रक्षा कर पाने में समर्थ हो पाता या अपने कूटनीतिक हितों की रक्षा कर पाने में अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर पाने में समर्थ होता। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने दो चीजों की चर्चा आपके साथ की। एक, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के अमेरिका, चीन और भारत के बीच जो द्वंद्व की स्थितियां दिखाई पड़ती, और इस द्वंद्व की पृष्ठभूमि में भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई निकटता किस प्रकार चीनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा है और किस प्रकार भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई निकटता चीन को आशंकित करती है, इसकी हमने चर्चा की। फिर मैंने आपके साथ चर्चा की कि किस प्रकार पिछले 3 दशकों के दौरान लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो प्रक्रिया शुरू की गई और इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो रणनीति अपनाई गई,
उसने भारत के आर्थिक उभार को संभव बनाया और इस आर्थिक उभार के साथ भारत वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक पहचान को निर्मित करने में समर्थ होता और अपनी इस आर्थिक पहचान का फायदा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी मजबूत एवं प्रभावी उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए करना शुरू करता है। और भारत का यह आर्थिक उभार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिलने वाली यह अहमियत कहीं न कहीं चीन को खटकती है। कहीं न कहीं वह भारत को या भारत में अंतर्निहित, भारत की महत्वाकांक्षाओं में अंतर्निहित खतरों को महसूस करने की स्थिति में होता और कहीं न कहीं उन खतरों को निरस्त करने के लिए वह निरंतर टकराव की राजनीति की ओर बढ़ता दिखाई पड़ता। तो ये जो परिप्रेक्ष्य थे, इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है जो घटनाक्रम हैं उन घटनाक्रमों को रखकर देखे जाने की जरूरत है। आज अपनी चर्चा को मैं यहीं पर रोकूंगा। ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। हो सकता है कल हिंदी का क्लास सस्पेंड रखूं और इस क्लास को कल भी कंटिन्यू रखूंगा। वो सूचना ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अगर हिंदी के क्लास कल सस्पेंड रहेंगे तो परसों फिर हम हिंदी का क्लास लेंगे। थैंक्स अ लॉट।